जैन प्यारे बच्चों, हिंदी अब किसी भी एग्ज़ाम में आएगी, आप बिल्कुल फोड़ कराएंगे, गारंटी है ये। तो कितने भी हिंदी क्वेश्चंस आ जाए, हर टॉपिक को आज क्लियर करने वाला हूँ। हिंदी का आज सुपड़ा साफ होगा, खेल खत्म होगा इस वीडियो में। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, या किसी भी अन्य जो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी आती है, आज हिंदी का भैया सुपड़ा साफ। हिंदी का एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? जबकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन के संबंध में पहले मैंने वर्णमाला टॉपिक ले रखा है, वर्णमाला को अच्छे से समझेंगे। देखो, श जो आता है ये आपका मिलकर बना हुआ है, किससे किससे? क से और पेट शुरू स से, ठीक है। तो ये पूरी तरह से संयुक्त व्यंजन है। त्र भी आपका मिलकर बना हुआ है त से और र से। और ज्ञ जो होता है ये भी आपका ज से और ञ से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। जबकि इसमें ये वाला जो बी ऑप्शन है ये पूरी तरह से क्या है? ये स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पर एक और होता है जो मिश्रित व्यंजन होता है, या संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। तो चार होते हैं टोटल, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। बाकी इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो। जबकि आपके एग्ज़ाम देख रहे हो, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, किसी भी अन्य प्रकार से आप, तो यूपी पीएससी आरओ का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, हर एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम की एक अलग ही पहचान होती है। अगर वर्तनी शुद्ध हो और साथ ही साथ वो संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए हों, तब वो होते हैं आपके तत्सम। बल्कि यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नि का जो आग होगा ये आपका तद्भव रूप हो जाएगा। यहाँ पर अग्नि लिखा है, तो यहाँ पर ये नहीं कि अगर अर्ध शब्द अर्ध अक्षर आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो आपका तत्सम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी उसकी वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए, चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आनी चाहिए। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? संबंध कारक के चिन्ह पे अगर जाएँ तो पहला ऑप्शन में दे रहा में और पर, दूसरा है के लिए, तीसरा है रा रे री, या चौथा है आपका से। तो जो कारक होते हैं, कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं? कुल 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 में से एक होता है संबंध कारक। तो संबंध कारक के लिए जो प्रयुक्त जो सही ऑप्शन है वो है आपका के लिए, ठीक है। मतलब तीसरे का क्या आएगा? सॉरी, संबंध कारक में तीसरे का जो सही ऑप्शन आएगा ये आएगा आपका रा री रे, ठीक है। चौथा ऑप्शन जाएगा अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो चौथे का जो सही ऑप्शन होगा, तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है दोस्तों प्रारूपण, ठीक है। निम्न में से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जितने भी ऑप्शन, मतलब चारों ऑप्शन में ये जितने भी शब्द दिए गए हैं, इन सभी का एक दूसरे का ये विलोम है। मतलब गुण का दोष, पाप का पुण्य, न्यून का अधिक, बृहद का विशाल। तो पांचवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो दोस्तों, किसी में गुण होगा उसका दोष होगा, तो गुण का जो अपोजिट हो जाएगा वो दोष होगा, ठीक है। पाप होगा, पुण्य होगा, तो पाप और पुण्य एक दूसरे के मतलब अनुलोम विलोम है, ठीक है। न्यून और अधिक, न्यून मतलब छोटा, अधिक मतलब बड़ा। बृहद और विशाल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो बृहद का मतलब भी बड़ा होता है, विशाल का मतलब भी बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तालव्य व्यंजन। अब यहाँ पर आपको व्यंजनों का वर्ग समझना होगा। कुल कितने होते हैं? देखो दोस्तों, कंठ होता है, ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, उसके बाद क्या आता है? दंत्य, दंत्य के बाद आता है अंतस्थ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अंतस्थ के बाद आता है ऊष्म, ऊष्म या संघर्षी भी इसको कहते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। कंठ में आपका क वर्ग आता है, तालव्य में आपका च वर्ग आता है, मूर्धा में आपका ट वर्ग आता है, दंत में आपका ता वर्ग आता है, अंतस्थ में यारा लावा आते हैं, ऊष्म में सासा साहा आता है, और संयुक्त में आपका शतरंगी आता है। तो इसमें आपका तालव्य पूछा हुआ है, तो तालव्य में कौन से आ रहे हैं? च वर्ग आ रहा है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ए तो तालव्य है और टा ठा डाढ़ा आपका मूर्धा है, ठीक है। ताथा दाधा आपका दंत है, और पापा बाबा आपका ओष्ठ है। हाँ, ओष्ठ मैंने लिखना भूल गया था मैं, ओष्ठ है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या होगा? अपनी इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, या आरोप लगाना। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें दोस्तों, तो इसका जो सही ऑप्शन जाने वाला है ये बिल्कुल सही जाएगा, 7वें का ऑप्शन नंबर
बी, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी की इच्छा अनुसार चलना ही कहते हैं उंगली पर नाचना, ठीक है। दांतों तले उंगली दबाना, जब कोई अपने दांतों तले उंगली दबा लेता है तो इसका अर्थ क्या आएगा? मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना या फिर दीनता प्रकट करना। तो आठवें का जो सही ऑप्शन आएगा ये आएगा दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाना। जब कोई दांत तले उंगली दबाता है तो उसका जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है कि ये जो है ये बंदा आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, आश्चर्य करना, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों का पूरा एकदम बिल्कुल टॉप 50 क्वेश्चन हैं ये, और इसमें आपको लगभग लगभग अगर 40 प्लस अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल तैयार हैं किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। और अगर आप नहीं हैं इतना करने में सक्षम तो इसका मतलब ये है कि अभी आप एवरेज हैं या फिर आपको अभी कम नॉलेज है हिंदी भाषा की, ठीक। इसमें मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चंस लिए हैं बिल्कुल एक रिवीजन के तौर पर, और पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग अच्छे से इसको करिएगा, और इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे ढंग से अगर आप तैयारी करना है तो आप लोग ज़रूर देखें, और अगर आपको ये क्लासेस देख रहे हैं तो आप लोग इसको डेली बेसिस पर जो अपलोड हो रही है, शाम को 4 बजे डेली अपलोड होती है, तो आप लोग इन क्लासेस को देखते रहें अच्छे ढंग से, तो आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द क्या है? तो 9वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो दोस्तों, रजत जयंती होती है, स्वर्ण जयंती होती है और डायमंड जयंती होती है, ठीक है। 3 प्रकार की होती है, 25, 50 और 100। तो 25 पर क्या होती है? रजत जयंती होती है, ठीक। 50 पर क्या होगी और 100 पर क्या होगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? तो डी और 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्रोध। इसमें किसी प्रकार का कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? यार अलावा भी मैंने बताया था कि किस उसमें आएंगे। तो यार अलावा देखो, तालव्य में आपका आ जाएगा चावल, चावर्ग, ठीक है। ऊस में आ जाएगा आपका सा साहा वाला, और ओष्ठ में आ जाएगा पाफा बाभा। तो बचा कौन सा? अंतहस्त। अंतहस्त में क्या आएंगे? यारा लावा, ठीक है, यारा ला और वा। दोस्तों ये वर्णमाला के आपके क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या होगा? एक पानी का गिलास लाओ, ये तो आम बोलचाल की भाषा में होता है, किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ करके बोल दिया जाता है। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो शुद्ध पदक्रम होगा वो हो जाएगा आपका 12वें का, पानी का एक गिलास लाओ, ठीक है। क्या होगा? पानी का एक गिलास लाओ। राम घर आया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा किस प्रकार से? मतलब ये एक वाक्य है, राम घर आया उसने माँ को देखा, इसका जो संयुक्त रूप बनेगा वो क्या बनेगा? 4 ऑप्शन है। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप इसको पढ़ के समझ गए होंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा। तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, जब संयुक्त वाक्य होता है तो उसमें और लग जाता है, ठीक है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जब रोला की बात आएगी दोस्तों तो 14वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। इसके प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 24 मात्राएं होती हैं। राम रमापति कर धनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है? राम रमापति कर धनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो 15वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? अनुप्रास का मतलब ये होता है कि जब वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति हो, ठीक है। यहाँ पर देखो रा और रा आ रहा है, ठीक है। राम और माँ भी आपका आ रहा है, राम रमापति कर धनु लेहू। इसमें फिलहाल तो ज़्यादा सूटेबल जो और ऑप्शन दिए हैं इनके अकॉर्डिंग तो अनुप्रास ही है, ठीक है। तो इस पर भी जाना होता है दोस्तों। अगला बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको वर्तनी संबंधित क्वेश्चन आ गया है। देखो इसमें जो वर्तनी मैंने ले रखी है ये वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, तो ये आपको समझना होगा। और पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ज्योत्सना 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 ज्योत्सना, पढ़ने में तो भैया सेम है, मगर उल्लिखित यानी उच्चारण के अगर देखा जाए तो लेखन के आधार पर इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है भैया, तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है और वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना, ठीक है। 17वें में देखें तो कवियत्री 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 कवित्री, पढ़ने में भैया सेम है मगर गलत है, इसमें से 3 तो गलत हैं, बस एक ही सही है। तो 17वें का जो सही है वो है आपका कवि
ये 3, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी तीनों तो भैया निकल लो। 18वें में देखेंगे उज्ज्वल 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 उज्ज्वल, पढ़ने में फिर सही लग रहा है, मगर लेखन के आधार पर इसमें से वर्तनी गलत है। 18वें की जो सही वर्तनी होगी वो होगी आपकी उज्ज्वल, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखेंगे 19वां क्वेश्चन। इसमें भी आप देखेंगे तो पढ़ने में भैया वही लग रहा है, छ छ छ छ, चीज़ें एक ही लग रही हैं, मगर इसमें से लेखन के आधार पर बस एक ही सही है। 19 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छ। अब यहाँ पर देखो जो 20वां क्वेश्चन है बहुत रिपीट होता है, जिजीविसा भैया इतना ज़्यादा रिपीट होता है कि इससे ज़्यादा तो हिंदी का कोई और क्वेश्चन रिपीट होता ही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इन चारों को पढ़ेंगे तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वर्तनी के जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे इसमें आए हुए हैं, इन सभी में जो सही ऑप्शन है इनको बहुत अच्छे से ध्यान में बैठा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आ ही जाते हैं। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन होते तो आप ज़रूर कंफ्यूज होते, ज्योत्सना आप डी वाला ज़्यादा टिक कर देते और जो सही ऑप्शन था उसको आप छोड़ देते, ठीक है। इसी तरह से ए बी सी तीनों में कन्फ्यूजन है, तीनों में बहुत ज़्यादा वोटिंग पड़ जाती है। अगर मैं इस पर भी पोल करा देता, उज्ज्वल में भी आप कर देते, इसको भी टिक कर देते, और बहुत सारे बच्चे इसको करते भी, लेकिन इसको भी टिक किया जाता और इसको भी टिक किया जाता। 6 वाला तो ज़्यादा उम्मीद है कि यही वाला टिक किया जाता, लेकिन जिजीविसा में जो है आपका ये भी टिक किया जाता, जिजीविसा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्राओं की गलतियाँ जो कि आपको बिल्कुल आपके सिलेक्शन को रोक देती हैं। तो आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सही सही विलोम शब्द चुनिए। देखो अनादर का विलोम क्या होगा, आपको अनादर का विलोम शब्द बताना है, तो 21 का जो सही हो जाएगा, देखो अनादर का हो जाएगा आदर, आदर का अनादर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3-4 क्वेश्चन हैं जो लगातार आपको करने होंगे। अभिज्ञ का क्या होगा, अभिज्ञ का विलोम शब्द 22वें का अनभिज्ञ, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा अनभिज्ञ। अध का विलोम शब्द क्या होगा, अध का हो जाएगा इति, ठीक। करुणा का विलोम शब्द क्या होता है भैया, करुणा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा निष्ठुर, ठीक। और रिजु का क्या हो जाएगा, रिजु का मतलब क्या होता है, रिजु रेखा जो कही जाती है, या रिजु कोण आपने पढ़ा हो, रिजु का मतलब क्या होता है। रिजु की अगर बात की जाएगी तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वक्र, क्योंकि रिजु का मतलब होता है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब चीज़ें स्ट्रेट लाइन की बात होती है तो वक्र की बात होगी तो ये है वक्र, ठीक। और रिजु का मतलब ये है। तो आप देख रहे होंगे कि विलोम शब्द भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको जितना मैंने बताया इतना आपको पता होना ही चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है, नीचे 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी है। देखो यहाँ पर 3 तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक भिन्न होगा, तो वो भिन्न हमें ढूंढना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, उत्सव, उत्साह, पर्व और समारोह। समारोह या समारोह अगर होता तो यहाँ पर कुछ उम्मीद थी कि सही हो जाता, मगर यहाँ पर 26 का जो सही ऑप्शन होगा, तो देखो समारोह या समारोह ही कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो मेरे भाई, उत्सव है, उत्साह है, पर्व है, समारोह है, ये तीनों तो ठीक है, लेकिन उत्साह एक क्या है, श्रृंगार रस है, ओ सॉरी, उत्साह का मतलब उत्साह एक प्रकार से वीर रस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्साह आ जाएगा। दिवस, वासर, दिन, प्रसून, 27वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखो दिवस कह लिया जाए, वासर कह लिया जाए, दिन कह लिया जाए, सही है, लेकिन अगर वासर प्रसून कहेंगे तो प्रसून इसके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे देखें तो क्या सही ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, प्रसून बिल्कुल अलग है। कनक, स्वर्ण, हीरक या फिर हेम, 28वें का जो सही ऑप्शन जाएगा ये हो जाएगा हीरक, ठीक है। बल्कि कनक, स्वर्ण और हेम ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक। अश्व है, तुरंग और कुंजर, 29वें का जो सही ऑप्शन होगा, देखो अश्व है, तुरंग ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन कुंजर जो है इनसे भिन्न है। बादल, पयोधर, वारिज और वारिद, 30वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा, देखो बादल के जो पर्यायवाची होते हैं बादल होते हैं, पयोधर है, वारिद है, लेकिन वारिज नहीं होगा, ठीक है। इनमें से जो अलग शब्द हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इनको देख सकते हैं। बाकी ये सभी जो बचे हुए हैं ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम आ गए संधियों पर।
संधि अगर हम अच्छे से समझे होंगे तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। 31 का जो सही ऑप्शन पूछा गया है, देखो सन्मार्ग। स्वर संधि पहले समझ लें। देखो संधि तो 3 प्रकार की होती है, ठीक। संधि जो है कितने प्रकार की होती है? 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब यहाँ पर स्वर संधि कौन होती, व्यंजन संधि कौन होती, विसर्ग संधि कौन होती, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। स्वर संधि खुद में 5 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि खुद में 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ, वृद्धि, यण, गुण और अयादि संधि, ठीक है। मगर स्वर संधि की पहचान कब करेंगे? जब किसी भी शब्द को 2 भागों में तोड़ा जाए तो उसका प्रथम और मतलब टूटने वाले दोनों ही स्वर हों, ठीक है। जब टूटने वाले दोनों ही स्वर होते हैं तब वो स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि कब होता है? व्यंजन संधि में जब कोई शब्द को विच्छेद किया जाता है यानी तोड़ा जाता है, तब उनमें से जो पहला जो वर्ण आएगा अगर वो व्यंजन हो तो फिर टूटने के बाद दूसरा जो वर्ण बन रहा है वो कोई भी हो, चाहे वो स्वर हो चाहे कुछ भी हो, तो वो व्यंजन में जाएगा। जैसे वागीश, उदाहरण ले लेते हैं। वागीश, वागीश में क्या है? वाक धन ईश। तो यहाँ पर देखो भले स्वर आ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर व्यंजन आ गया, तो ये एक व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। तो व्यंजन संधि की यही पहचान होती है कि भैया पहला जो वर्ण होगा ये आपका व्यंजन हो गया तो फिर वो व्यंजन संधि होगा, उसके अलावा और कुछ भी सोचना विचारना नहीं, इधर कुछ भी आ रहा हो, ठीक है। विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग संधि में टूटने के बाद अगर विसर्ग आ रहा है, ठीक है, यानी 2 बिंदियाँ पहले, जैसे यहाँ पर व्यंजन आ रहा है यहाँ पर, वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर 2 बिंदी आ जाएगी, तब वो विसर्ग संधि के श्रेणी में चला जाएगा, ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि तो सन मार्ग लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा सन मार्ग, ठीक। तो ये किस में जा रहा है? ये आपका देख रहे होंगे ये व्यंजन संधि है, ठीक है। इसी तरह से ज्ञानोदय, ज्ञानोदय अगर देखा जाए तो इसका जो 32वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्वर संधि, ठीक। निराधार, अब देखो 3 प्रकार की संधियां, तीनों प्रकार की संधियों के एक एक क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा निधन आधार निराधार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निधन आधार निराधार, ठीक है। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन या फिर सदैव। इसमें आपको बताना विसर्ग संधि किसमें है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अतः धन एव अतएव बन जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? अब सप्तर्षि दिया है, निराधार दिया है, सत्कार दिया है, हिमालय दिया है, तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सत धनकार सत्कार, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका पूरी तरह से व्यंजन संधि में जाएगा। निराधार आपको पता है विसर्ग संधि में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो साथियों, अब ये समास का टॉपिक आ गया। आपको मैं हर टॉपिक क्लियर करते चलूँगा। आज की जिसने वीडियो देख ली आज वो पूरी तरह से बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, अपने आप को मोटिवेट भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको समास के नाम बताने होंगे। जैसे पीताम्बर दिया हुआ है, तो पीताम्बर जो है ये किस प्रकार का समास है? समास कितने प्रकार के होते हैं? और समास मुख्य रूप से जो होते हैं, देखो भैया पहले तो तत्पुरुष होता है, ठीक है। उसके बाद तत्पुरुष के बाद होता है देखो बहुब्रीहि और कर्मधारय में थोड़ी सी फर्क है। जब इसमें जिस वाक्य मतलब जो भी शब्द की बात, जो शब्द दिया होता है उसमें किसी तीसरे की जो बात कही जाती है, जैसे किया जाए कि अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, चरण कमल, ठीक है। फिर उसके बाद दिया घुड़सवार, फिर दिया पीताम्बर। तो जब चीज़ें आपको इस तरह से दी जाएं कि बहुव्रीहि का मतलब ये होता है कि जब किसी तीसरे की बात कही जा रही हो तब वो क्या होता है? बहुव्रीहि होता है, ठीक है। और जब किसी की विशेषता बताने का काम किया जाता है तब आपका कर्मधारय होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो इसी में होता है कि बहुव्रीहि है या कर्मधारय है, ठीक है। तो विशेषण एक दूसरे की विशेषता, जो विशेषण और विशेष से होते हैं, अगर ऐसा कुछ प्रयोग हो रहा है तब वो आपका कर्मधारय में जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल अगर बात करें, देखो जो तत्पुरुष है, तत्पुरुष में प्रथम पद जो होता है ये आपका प्रधान होता है और दूसरा पद जो होता है वो आपका गौण होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बहुव्रीहि क्या होता है? बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। द्विगु समास में प्रथम पद प्रधान होता है और एक संख्यात्मक पद होता है ये।
अव्ययी भाव क्या होता है, अव्ययी भाव की भी कुछ पहचान है, तो पूरा इसमें क्लियर कर दूंगा मैं, अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहला देखेंगे पीताम्बर। 36 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी तीसरे की बात होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे चरण कमल। अब यहाँ पर देखो 37 में क्या कह रहा है, 37 किसी की विशेषता बता रहा है। कैसा है, चरण जो है कमल के समान है, मतलब कि ये एक विशेषता है, ठीक है। घुड़सवार 38 में जो सही ऑप्शन होगा घुड़सवार, घोड़े की सवारी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका जो होता है कारक चिन्ह जो है इसका लोप हो जाता है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, घुड़सवार का मतलब घोड़े पर सवार, इसमें जो पर है ये आपका कारक चिन्ह है, अगर इसको हम मिलाते हैं तो इसका लोप हो जाता है, मतलब ये हट जाता है तो घुड़सवार बन जाता है। तो ये एक प्रकार का तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौराहा, चार राह, जहाँ पे चार राहें होती हैं उसे चौराहा कहा जाता है। तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको मैंने अभी बताया था द्विगु समास की पहचान क्या है। द्विगु समास की पहचान होती है कि इसका जो प्रथम शब्द होगा वो आपका संख्यात्मक होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्विगु समास। गर्भ शून्य, गर्भ शून्य में किस प्रकार का समास है, तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा करण तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष भी 8 प्रकार के होते हैं, हर कारक, जितने प्रकार के कारक होते हैं उतने प्रकार के तत्पुरुष समास भी होते हैं। अब उसके बाद आप लोगों के लिए एक शब्द, मतलब ये है आपका एक वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है। जो व्यर्थ की बातें करता है उसे क्या कहा जाता है, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या फिर वाक्पटु। तो जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वाचाल, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र या दर्शन प्रिय। 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता हो। एहसान न मानने वाले को क्या कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है, कृतघ्न कहा जाता है, विश्वासघाती या फिर परोपजीवी। तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कृतघ्न, ठीक है। इन तीनों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब कुछ नोट करते चलें, अच्छे से रिवीजन करते चलें। अब उसके बाद कुछ और भी हैं, ये भी आप देख लें। टोटल 5 क्वेश्चन था। जिसे कठिनाई से जीता जा सके वो विजित है, अज्ञेय है, अजय है या दुर्जय है। जिसे आसानी से नहीं बल्कि कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहा जाता है, तो वो होता है दुर्जय, ठीक है। बचपन और जवानी के बीच के अवकाश को क्या कहा जाता है, बचपन और जवानी के जो बीच का जो समय होता है, अवस्था होती है, उसे कहा जाता है वयः संधि, ठीक है। क्या कहा जाता है, वयः संधि। 45 का जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। अब उसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भैया। रिक्त स्थान की पूर्ति आती है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तन को कपड़ा न को रोटी, मतलब डैश। देखो, तन को कपड़ा, न पेट को रोटी, न भूख को रोटी, न मन को रोटी, न खाने को रोटी। तो इसके लिए तन को कपड़ा न खाने को रोटी ज़्यादा सूटेबल लग रहा है और यही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्या भैया है। चमड़ी जाए पर क्या ना जाए, 47 का जो सही ऑप्शन होगा दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर भैया दमड़ी नहीं जानी चाहिए। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार क्या थे, विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह या अपरिग्रह। 47 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अपरिग्रह, ठीक है। इनमें से पुल्लिंग नहीं है कौन सा, एक भैया पुल्लिंग नहीं है, बाकी सभी पुल्लिंग है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, बचपन, वायु, समुद्र या फिर कंघी। तो 49 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा वायु। ये पुल्लिंग नहीं है, बाकी बचपन, समुद्र, कंघी ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाता है, परीक्षण, परिगणना या फिर परिसीमन या फिर परिमापन। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। परिसीमन का मतलब होता है कि उसका जो क्षेत्र होता है उसे या बढ़ाया या घटाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुए होंगे और ऐसी क्लासेस आपको डेली मिलने वाली है। डेली शाम को 4 बजे आप लोग ज़रूर क्लास से जुड़ें आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।